दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टैक्सेशन में हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक फ्रेमवर्क देखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। जैसे उसमें मैंने आपको 3 बातें बेसिकली बताई। टैक्स पेयर, करदाता को हम असेसी बोलते हैं, टैक्स ऑफिसर को हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, और एक मैंने बताया था आप लोगों को कि आपके एग्जाम में जो फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22। मतलब इस ईयर की इनकम पर आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना है। तो जिस ईयर की इनकम होती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और बेटे जिस ईयर में टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इसके अलावा मैं फर्स्ट क्लास में बहुत कुछ बताया है मैंने, बट आज की क्लास अगर कोई ले रहा है तो उसको डायरेक्टली समझ में आएगी। 2-3 बातें मैंने अभी आपके सामने रिपीट की। टैक्स पेयर को असेसी, टैक्स ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर, और आपके एग्जाम में जो 2022 में एग्जाम होगा 22 में, उसमें ये प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा, या आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 पूछा जाएगा। मतलब इस ईयर की इनकम पर आपको इस ईयर में टैक्स देना है। ठीक, ये मैंने कल वाली क्लास में डिस्कशन कर लिया है। और मैंने फिर आपको एक ये भी बताया था कि जो आपका सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। चैप्टर बहुत सारे हैं मगर पार्ट 4 हैं। फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। बेटे आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना 1 डे और 2 डे का काम नहीं है। इट विल टेक 70 क्लासेस। तो आज मैं बताऊंगा कि टैक्सेबल इनकम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर एक छोटा सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, डिपॉजिट ऑफ टैक्स और फाइलिंग ऑफ आईटीआर। ये 4 जो स्टेप लिखे हुए हैं, दीज आर पार्ट ऑफ आवर कोर्स, या ये कह दीजिए इनकम टैक्स का ये कोर्स है। अब ये कोर्स जो हम पूरा करेंगे, कल मैंने बताया था, उसके लिए हमको 5 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और अमेंडमेंट। ये हमको 5 चीजें पढ़नी है। ठीक, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के बारे में। आइए दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटे फ्रेश पेज पर आप सब लोग मेरे साथ नोट भी करेंगे, कोई क्वेरी होगी तो बेटे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अपने माइक का यूज करके या चैट बॉक्स में हमें अपना जवाब दे सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमारा नॉलेज का मेजर सोर्स है। इनकम टैक्स में जो भी हम रेफरेंस देते हैं वो इस एक्ट का देते हैं। आइए, हमें बात करनी है फर्स्ट पार्ट की, अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इट विल टेक नियर अबाउट 70 क्लासेस। टैक्सेबल इनकम ये हमारा टॉपिक है। बेटे इनकम 2 तरह की होती है। टैक्सेबल इनकम पे तो हम बाद में जाएंगे। इनकम 2 तरह की है, एक है टैक्सेबल और एक है नॉट टैक्सेबल इनकम। आज हमें जो बेसिकली बात करनी है वो इसके बारे में बात करनी है। आज हमें इसके बारे में बात करनी है, टैक्सेबल इनकम के बारे में। बट थोड़ा सा मैं इंट्रो नॉट टैक्सेबल का भी दे देता हूं। नॉट टैक्सेबल में बेटे 2 तरह की इनकम होती है। एक है एग्जेम्प्ट, आप मेरे साथ रिपीट कर लें। एक है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री, जिसपे गवर्नमेंट आपका टैक्स माफ कर दे। अब गवर्नमेंट क्यों टैक्स माफ करती है उसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से होने वाली इनकम, जो किसान की आमदनी होती है, उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। वो 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, करोड़ कमाए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा खेती बाड़ी की इनकम पर। और दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट
रेदर मुझे कहना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट इनकम ही नहीं होती है। कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है जिस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, और इसके लिए लॉ के अंदर कोई सेक्शन नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा एक नाम, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आप बताइए, शेयर कैपिटल आप इशू करते हैं, कंपनी इशू करती है, तो कंपनी के पास पैसा आता है। आप बताइए उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं या सीधा बैलेंस शीट में दिखाते हैं? मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। बीएस और प्रॉफिट एंड लॉस, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, क्योंकि बेटे ये इनकम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। या आप लोन लेते हैं बेटे, लोन टेकन, बेटे ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ये कुछ वो आइटम्स हैं जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। अच्छा, लोन का पैसा तो लेकर वापस भी करना है, बट शेयर एक बार इशू कर दिए तो वो तो रिडीम भी नहीं होते। आपने सुना इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते। तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो, बट कंपनी विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कैपिटल रिसीप्ट का बेटे, वो एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा आप। कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रूटीन खर्चों के लिए, घर के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे देता है। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, जैसी भी घर की जरूरत है। वो लेडी क्या करती है, उसमें से कुछ पैसा बचा लेती है, और जो भी वो पैसा बचाती है वो पैसा वो दे देती है, अपना पैसा बचाती है और एक्यूमुलेट कर लेती है। एक दिन उसके हस्बैंड को जरूरत होती है पैसे की। हस्बैंड कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, हैं तुम्हारे पास? लेडी पैसे निकालती है, 5 लाख 10 लाख अपने हस्बैंड को दे देती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये इनकम नहीं मानी जाएगी हस्बैंड की, क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है। तो कैपिटल रिसीप्ट का एक और एग्जांपल आ गया यहां पर, एक्यूमुलेटेड सेविंग्स गिवन बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। तो बेटे ये वो एग्जाम्पल हैं जो कैपिटल रिसीप्ट कहलाते हैं और इस पर टैक्स नहीं लगता। इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तब। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे एग्जेम्पशन के बारे में करता हूं। कोई भी आपसे कहे कि एग्जेम्प्ट इनकम किसको कहते हैं, तो उसको एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन बोलना 4 सेक्शन है, 4। उन सेक्शन में कोई भी इनकम आ जाए तो उस इनकम को हम एग्जेम्प्ट इनकम बोलते हैं। वो सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। इनकम टैक्स एक्ट के ये 4 वो सेक्शन हैं जिसमें कोई भी इनकम आ जाए तो वो इनकम टैक्स फ्री है। सीए इंटर में बेटे ये 3 सेक्शन नहीं है, 11, 12, 13 आपके कोर्स में नहीं है, बट सेक्शन 10 आपके कोर्स में है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। अब जैसे ही हमने बोला आपके दिमाग में आ गए किसान, खेत, बगीचे, ये सब दिमाग में आ गया आपके। बेटे आपको मैं बताऊं, हम आगे चलकर सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर 1.5 से 2 घंटे का सेशन रखेंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि खेती बाड़ी से होने वाली कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। पूरी इसकी हम क्लास लेंगे। और सेक्शन 10 में मात्र ये अकेला सेक्शन नहीं है, और भी बहुत सारे सेक्शन है। जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आपके कोर्स में है, 10 2A आपके कोर्स में है, 10 सबसेक्शन 5 है, 10 सबसेक्शन 7 है, 10 सबसेक्शन 10 है, 10 10A है, 10 10B है, 10 10C है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन अंडर सेक्शन 10 आपके कोर्स में है, और उनका पूरा एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे हम पूरा एक, आगे चलकर।
ठीक है। अब सेक्शन नंबर 10 से लेकर 13 तक तो यहां पर हैं, और सेक्शन नंबर 1 से लेकर 9 से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इनकम किसे कहते हैं, किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना है। तो ये इनकम से रिलेटेड सेक्शन है 9। 10, 11, 12, 13 एग्जेम्पशन से रिलेटेड सेक्शन है। कैपिटल रिसीप्ट से रिलेटेड कोई सेक्शन पूरे लॉ में नहीं है। अब हमें बेसिकली जो आज बात करनी है वो इसके बारे में बात करनी है, टैक्सेबल इनकम के बारे में। याद रखना, टैक्सेबल इनकम बेटे 5 तरह की होती है। कितने तरह की? 5 तरह की। उनको हम बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स हैं बेटे? 5। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप जॉब करेंगे, जॉब करके जो पैसा कमाएंगे बेटे उसे हम कहते हैं सैलरी इनकम। तो फर्स्ट हेड हो गया बेटे आपका सैलरी इनकम। ये फर्स्ट हेड हो गया, हेड ऑफ इनकम, कैटेगरी ऑफ इनकम। आपने जॉब करके खूब पैसा कमाया, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पर दे दिया, उससे आपको रेंटल इनकम होगी। तो दूसरा हेड हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसको हम रेंटल इनकम भी कहते हैं। तीसरा है, आप जॉब नहीं करते, आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे कहते हैं बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। बिजनेस और प्रोफेशन इनकम। वैसे इसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं हम पीजीबीपी। हमारे कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर होगा और सबसे लास्ट में करेंगे बेटे हम इसको। इसका एग्जाम में हर बार 15 से 16 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। फोर्थ है बेटे, तो ये तो हो गया जॉब करके जो पैसा कमाओगे, ये जो प्रॉपर्टी को किराए पर देकर पैसा कमाओगे, और ये बिजनेस और प्रोफेशन से जो पैसा कमाओगे। फोर्थ इनकम होती है किसी एसेट्स को बेचकर पैसा कमाना। प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया, ज्वेलरी है उसको बेच दिया, लैंड है उसको बेच दिया, उसको बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स। कितने हेड हो गए बेटे? अब 4। अब 5वें हेड में वो इनकम आएगी जो इन 4 में से किसी में भी ना आई हो। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग बैंक अकाउंट है आपका, उसके अंदर आपके 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, एवरी ईयर 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलता है। तो बताइए वो 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट, आप लोग बताइएगा, यस नो में जवाब दीजिएगा। क्या जॉब करके पैसा मिला है? क्या वो प्रॉपर्टी को किराए पर देकर मिला है? क्या वो आपको बिजनेस से पैसा मिला है? या वो 6 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी को बेचकर मिला है? या इनमें से किसी से नहीं मिला है? बताइए, इनमें से किसी से मिला है या नहीं मिला है? यस नो में जवाब दीजिए बेटा आप मुझको। बच्चा कह रहा है नहीं मिला इनमें से किसी से भी। मानते हैं ना भूपेंद्र आप भी? इनमें से किसी से नहीं मिला। तो जब इनमें से किसी से भी पैसा ना मिला हो तो उसे कहते हैं अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेटे ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये हैं आपके हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ इनकम बेटे आपके 5 हैं। ये 5 आपके हेड्स ऑफ इनकम है और ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट होते हैं। सैलरी इनकम के सेक्शन आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 तक। यहां पर पढ़ेंगे 22 से लेकर 27 तक। बीच में सेक्शन कुछ गायब हो गए, 18, 19, 20, 21 बेटे आज ये लॉ से डिलीट हो चुके हैं, डिलीटेड। तो ये हमें कभी नहीं पढ़ने। 18, 19, 20, 21। सेक्शन नंबर 23 से लेकर 24 से लेकर सेक्शन 28 से लेकर 44 तक सेक्शन पीजीबीपी के हैं। सेक्शन नंबर 45 से लेकर 55 तक यहां पर हैं। 56 से लेकर 59 तक यहाँ है। आप एक बात ध्यान से देखिए, जहां पर कोई हेड समाप्त हो रहा है अगला हेड वहां से शुरू हो रहा है। ये समाप्त यहाँ पे हो रहा है, अगला हेड नेक्स्ट सेक्शन से शुरू हो रहा है। ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है, अगला हेड यहाँ से शुरू हो रहा है। बस यहाँ पर 18, 19, 20, 21 लॉ से डिलीट हो चुके हैं। ये हैं इनके सेक्शंस। अच्छा,
ये 5 तो हो गए बेटे हेड्स। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको एक्स्ट्रा। एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, सपोज करो, उसके दादाजी ने उसके नाम पर 10 करोड़ रुपए की एफडी कर दी, जिसके ऊपर एवरी ईयर 50 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये 50 लाख पर टैक्स बच्चे से लिया जाए या ये 50 लाख रुपए उसकी माता पिता की इनकम में जोड़ दिया जाए? पेरेंट्स में से लिया जाए या बच्चे से लिया जाए टैक्स? चाइल्ड और पेरेंट्स? पेरेंट्स, बिल्कुल, बच्चे से नहीं, पेरेंट्स की इनकम में इस इनकम को जोड़ दिया जाएगा। तो एक बात बताइए आप सब लोग मुझको, पेरेंट्स में या तो माताजी की इनकम में जोड़ा जाएगा या पिताजी की इनकम में जोड़ा जाएगा? जिसकी भी इनकम में ऐड किया जाएगा, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, किसी की भी इनकम में ऐड किया जाए, वो माँ बाप की इनकम तो नहीं थी ना, इनकम तो बच्चे की थी ना। तो जैसे ही किसी दूसरे की इनकम हमारी इनकम में ऐड होती है बेटे, उसे हम बोलते हैं क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट ये हेड नहीं है। हेड बस बेटे ये 5 हैं, ये हेड नहीं कहलाता। इसके सेक्शन है 60 से लेकर 65 तक। इसके बाद है सेक्शन 66, 67, 68, 69। ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है, हमारे कोर्स में है, हम भी पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल। तो ये है क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब है किसी दूसरे की इनकम हमारी इनकम में एडजस्ट होना। अच्छा बेटे, अभी जो मैं आपको दे रहा हूं ये इंट्रो दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटे, आप 2 बिजनेस करते हैं, एक रेडीमेड गारमेंट्स का, एक फर्नीचर का। रेडीमेड गारमेंट्स में आपको 12 लाख रुपए का फायदा हुआ और फर्नीचर में 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉ ये कहता है आपको 12 लाख पर टैक्स नहीं देना है, 12 लाख रुपए में से 2 लाख का लॉस माइनस करके जो बैलेंस 10 लाख रुपए बचेगा उसके ऊपर टैक्स देना है। तो ये जो 2 लाख का लॉस आपने माइनस किया है ना दूसरे बिजनेस की इनकम से, बेटे इसे बोलते हैं हम सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। ये माइनस किया जाता है और इसके सेक्शन है 70 से लेकर 79 तक। और ये सब करने के बाद जो आता है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और इसके लिए सेक्शन है सेक्शन नंबर 14, क्योंकि देखो 13 के बाद यहां पे डायरेक्ट 15 आ गया था, 14 सेक्शन इसका है। ठीक, ओके। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचने तक आपको पता होना चाहिए कैपिटल रिसीप्ट क्या है, एग्जेम्पशन क्या है, बेसिक क्या है, सैलरी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, पीजीबीपी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो बेटे 7 चैप्टर तो ये हो गए, 8वां चैप्टर खुद ग्रॉस टोटल इनकम का हो गया, 9 चैप्टर ये हो गया, 10वां चैप्टर ये हो गया। तो 10 चैप्टर पढ़ने के बाद तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे पहुंचेंगे आप। उसके बाद इसमें से लेस किया जाएगा डिडक्शंस। सर ये क्या चीज होती है डिडक्शंस? अभी बताता हूं, एक हिंट देता हूं मैं आपको। चैप्टर अंडर चैप्टर 6 से भूपेंद्र भाई, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया कि अगर आप एक्ट की बात करें तो एक एक्ट बहुत सारे चैप्टर्स में बटा हुआ होता है। मैंने बच्चों को बताया था कल की क्लास में कि एक्ट बहुत सारे चैप्टर्स में बटा हुआ होता है और चैप्टर्स में सेक्शंस होते हैं। देखिए कल बताया था मैंने ये एक्ट चैप्टर्स में, चैप्टर सेक्शन में। तो यहां पे बेटे हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये डिडक्शंस यहां से माइनस की जाती हैं और इसके सेक्शन हैं 80C से लेकर 80U तक, ये सेक्शन है इसके। आइए थोड़ा सा मैं डिडक्शन के बारे में आपसे बात करता हूं। ये सेक्शन में जो डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन का मतलब है, सुनिएगा बेटे, गवर्नमेंट आपसे बोलेगी इस लॉ के अंदर कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो उनकी फीस देंगे उसको यहां से माइनस कर लीजिए। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए, जो उसका प्रीमियम देंगे वो यहां से माइनस कर लीजिए। आप डोनेशन दीजिए,
जो भी डोनेशन देंगे यहां से माइनस कर लीजिए। आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, यहां से माइनस कर लीजिए। बीमारियों के इलाज पर खर्च करिए, यहां से माइनस कर लीजिए। इसे कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस की जाती है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना इंश्योरेंस कराएं, गवर्नमेंट चाहती है डोनेशन दें, गवर्नमेंट चाहती है आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप पेंशन में स्कीम में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन सेक्शंस में, और उन सेक्शंस का फायदा ये होगा कि हमें टैक्स कम इनकम पर देना पड़ेगा। तो जरा देखिए, यहां पर हम पहुंचेंगे टैक्सेबल इनकम पर। यह हमारा पहला स्टेप होगा। क्या मतलब सर पहले स्टेप का? देखिए, ये कल की क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। 70 क्लासेस लगेंगी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में। वो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको टैक्सेबल इनकम पहुंचने में। यहां तक 70 क्लास लग जाएंगी आपको, 70 क्लास, ये सब पढ़ना है हमको। तब हमको आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। फिर इस टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स कंप्यूट करना सीखेंगे, फिर उसे जमा करना, फिर आईटीआर फाइल करना। मेरा भूपेंद्र भाई से क्वेश्चन है और किसी से नहीं। आप बताइएगा भूपेंद्र भाई, टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगा या पुलिस स्टेशन में? भूपेंद्र भाई के रिप्लाई का जवाब वेट कर रहा हूं मैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगा या पुलिस स्टेशन में? दोस्त कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। भूपेंद्र भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन में से किसी में भी टैक्स जमा नहीं होगा। टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है। तो ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास में की हैं। तो टैक्स दोस्त बैंक में जमा होता है, ये एक बात याद रखना। और दूसरी बात याद रखना, एक ईयर का टैक्स अगले साल दिया जाता है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ये वाला ईयर। देखो, ये वाला ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22, और इसका टैक्स देना होगा आपको असेसमेंट ईयर 22-23 में। किसी भी एक ईयर में उससे पिछले वाले साल की इनकम पर टैक्स दिया जाता है। 4-5 साल की इनकम पर एक साथ टैक्स नहीं दिया जाता। एक साल समाप्त, अगले साल टैक्स दो, ये वाला ईयर समाप्त, इसके नेक्स्ट ईयर टैक्स दो, ऐसे चलता है लॉ। मगर यहां तक पहुंचने से के लिए हमें सबसे पहले ये कंप्यूट करना सीखना है, जिसका मैंने आपको आज बेसिक फॉर्मेट बता दिया कि टैक्सेबल इनकम में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इतना सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अगर मोटा मोटा आप देखें तो 1 से लेकर 80 तक सेक्शन, मगर ये 80 सेक्शन नहीं है, ये मोर देन 700-800 सेक्शंस हैं। मैं आपको टिप्स पे याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। ठीक बेटे, इस सब में एक चैप्टर का नाम आया है आज, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यहां से हम अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए। हम फर्स्ट हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सब लोग फ्रेश पेज पर हेडिंग डालिए, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप देख के बता दीजिएगा अगर आपने नोट किया है तो। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन कहां से कहां तक है बेटे? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन कहां से कहां तक है? हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन बिल्कुल सही बताया आकाश भाई ने। 22 से, भूपेंद्र भाई ने भी बहुत बढ़िया बताया, 22 से 27 तक। तो याद कर लो आज से। इनकम टैक्स एक्ट 1967 के सेक्शन नंबर 22 से 27 तक जो सेक्शन है बेटे, वो हाउस प्रॉपर्टी के हैं और किसी के नहीं है। ठीक है बेटे, 22 से, जैसे मैं बोलता हूं ना तो आप मेरे साथ रिपीट किया करें। 22 से 27 तक जो सेक्शंस हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड है। अब बेटे हम टोटल पढ़ेंगे कितने हेड? 5। आज पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, ये समाप्त हो जाएगा तो कैपिटल गेन पढ़ेंगे, फिर अदर सोर्स पढ़ेंगे,
फिर सैलरी पढ़ेंगे, फिर पीजीबीपी पढ़ेंगे और सब चीजें पढ़ेंगे। तो जब भी कोई हेड पढ़ेंगे हम बेटे, हमको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। लिखो मेरे साथ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हर एक हेड पढ़ते समय। नंबर 1, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सर ये क्या होता है बेटे? इसका मतलब ये होता है, इस सेक्शन से ये पता चल जाएगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी है इसमें कौन सी इनकम आएगी। जैसे मैंने आपको बताया रेंटल इनकम, अब ये तो मैंने बता दिया ना, लॉ पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें रेंटल इनकम आएगी? तो उसके लिए चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। और चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां से हेड स्टार्ट होता है। जैसे ये हेड स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 22 से, तो सेक्शन नंबर 22 इसका चार्जिंग सेक्शन होगा। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हमारा आज का मोटिव कुछ और है। दूसरा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या, हर एक हेड में 5 हेड है ना, हर एक हेड में डिडक्शंस पढ़ेंगे। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूं डिडक्शंस, बच्चों में बेटे उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो सोचते हैं यार ये डिडक्शन कहां से आ गया, डिडक्शन तो सर ने बताया अभी, मैंने अभी देखो डिडक्शन बताया था यहां पर कि ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होता है। तो मैं बेटे अभी आपको बता दूं, अभी आप पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड, तो जब ये हेड पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी डिडक्शन पढ़ेंगे। ये हेड पढ़ेंगे तो इसके अंदर डिडक्शन पढ़ेंगे, मतलब हर एक हेड में डिडक्शन पढ़ेंगे। और ये डिडक्शन अलग है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है वो सुन लो। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दूंगा तो किराया तो मेरी आमदनी हो गई, बट मेरा खर्चा भी तो होगा। जैसे प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी की रिपेयर मेंटेनेंस, वो जो खर्चे मैं अपने किराए में से माइनस करूंगा उसे कहते हैं डिडक्शन। मगर मैं हर खर्चा माइनस नहीं कर सकता, उसी खर्चे को माइनस करूंगा जो लॉ में दिया जाए, परमिशन दी जाए कि हाँ ये खर्चा माइनस कर सकते हो, सिर्फ वही खर्चा मैं माइनस करूंगा। तो लॉ में जितने भी एक्सपेंडिचर हमसे कहा जाएगा कि माइनस करो, सिर्फ उसी को माइनस कर सकते हैं, हर खर्चा माइनस हम नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात क्लियर हो रही है। अगर क्लियर हो रही है तो यस कर दीजिए बेटे, नहीं हो रही है तो नो कर दीजिए। तो दो तरह की डिडक्शन है, एक हेड वाइज और एक ग्रॉस टोटल इनकम। अभी मैं बात कर रहा हूं हेड वाइज डिडक्शन की, और हेड वाइज में भी मैं कौन से हेड की, हाउस प्रॉपर्टी हेड की डिडक्शन। इसकी डिडक्शन जो दी गई है वो सेक्शन नंबर 24 में दी गई है, क्योंकि 22 से 27 तक सेक्शन जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है। तीसरा होता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब है कि इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट कैसे किया जाएगा। और मैं अभी सबसे पहले ये कंप्यूटेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। बंगलो, कोठी, फ्लैट, शॉप, फैक्ट्री, यानी कि कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, अभी आप मोटा मोटा मानिए उसको हम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, बट हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। बेटे मेरा क्या है, मैं सारी बातें एक साथ नहीं कर पाऊंगा, मैं जहां आज पहुंचूंगा मैं उसको कंक्लूड करूंगा। अभी मैं बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा हूं। जिन लोगों ने मुझसे पहले भी क्लासेस ली हैं वो जानते हैं कि मेरा धीरे धीरे करके बेसिक फ्रेमवर्क इकट्ठा होगा। अभी मैं बेस बना रहा हूं बेटे। अभी मेरी जो मेन क्लास होगी वो 15 से 20 मिनट की होगी, 40 मिनट मुझे जो लग जाता है वो बेस बनाने में। मैं अभी बात करने जा रहा हूं बेटे आपसे कंप्यूटेशन के बारे में, कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम की, हाउस प्रॉपर्टी हेड की जो इनकम है वो कैसे कंप्यूट होगी। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 ऐसे लिखेंगे बेटे हम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी।
ऐसे लिख देंगे। अब बेटे एक बात बताइए, ये कोई भी इनकम हम कंप्यूट करेंगे, किसी बिल्ली की करेंगे, गधे की करेंगे, हाथी की करेंगे, या किसी असेसी की करेंगे? एनिमल की करेंगे या असेसी की करेंगे? आप बताइए। असेसी की, बताइए। असेसी की, बिल्कुल। और असेसी होगा कोई इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, कोई एचयूएफ, तो हम ऐसे लिखेंगे उसके लिए, इन हैंड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर भूपेंद्र, मिस्टर आकाश, मिस पूजा, मिस अमृत, मिस निशिता, ऐसे लिख देंगे हम यहां पर, जिसके लिए इनकम कंप्यूट की जा रही है। जो टैक्स पेयर है उसका नाम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में, मिडिल ऑफ द लाइन में ऐसे लिखेंगे, फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स दिया जाएगा। आपके एग्जाम में ये वाला असेसमेंट ईयर आएगा 2022-23, ये है आपका असेसमेंट ईयर। इस असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करेंगे और 2 कॉलम बनाएंगे इसकी कंप्यूटेशन के लिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज में। देखिए ऐसे आप प्रॉपर्टी को किराए पर देंगे तो बेटे आपको क्या मिलेगा, जरा बताइए। प्रॉपर्टी को किराए पर देने से क्या मिलेगा? मकान मालिक को क्या मिलेगा? बच्चे ने बताया रेंट मिलेगा, बिल्कुल सही बात। बेटे उस रेंट को इस चैप्टर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी आप ऐसा मान लीजिए हम रेंट को बोलेंगे, बट ये इतना आसान नहीं है। हमें 2 क्लास लग जाएंगी सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसे शॉर्ट में जीएवी कहते हैं। अभी समझ लो ये एक प्रकार से रेंट है जो प्रॉपर्टी का हमको मिलेगा। अभी ऐसा मान लीजिए, अभी आपको आता नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है बेटे। इसमें से आप माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। ये पहली डिडक्शन हो गई आपकी, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर। प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसने जितना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स दिया है वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में बोलेंगे NAV। इसमें से फिर 2 चीजें और माइनस की जाएंगी, बस 2 चीजें और माइनस करेंगे, अभी मैं बताऊंगा वो क्या होंगी। और माइनस करने के बाद इसमें से 2 चीजें और माइनस की जाएंगी। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा निकलकर उसको कहेंगे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब वो 2 क्या हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। एक का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए, 24 क्लॉज ए। और ये डिडक्शन हमेशा फिक्स मिलती है, जितना आपका नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30%। मैं आगे चलकर आने वाली क्लासेस में बेटे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि 30% कहां से आ गया और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या मतलब है। मतलब जितना नेट एनुअल वैल्यू होगा आपका उसका 30% डिडक्शन मिलेगी। बट बेटे मुझे आज ये नहीं पढ़ाना, ना मुझको आज ग्रॉस एनुअल वैल्यू पढ़ाना है, ना म्युनिसिपल टैक्सेस पढ़ाना है, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। मुझको पढ़ाना है आज की क्लास में ये टॉपिक। अगर मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिया तो मेरी आज की क्लास सक्सेसफुल हो गई, ठीक। और उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं उसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। उस बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। मुझको ये पढ़ाना है और इसको पढ़ाने में मुझे आज का जो समय लगेगा वो 20 से 25 मिनट लगेंगे। और इसके अलावा 2 क्लासेस कम से कम और लग जाएंगी सिर्फ ये पढ़ाने में। जब मैं ऐसा बोलता हूं ना डेमो में,
तो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पढ़ाने में ये मास्टर इतना समय लेगा, इंटरेस्ट में कौन सी बड़ी बात है, जितना हमने इंटरेस्ट दिया है बस उसको माइनस कर दो। बेटे ऐसा नहीं है, जो आपने इंटरेस्ट दिया है ना उसको एज इट इज माइनस नहीं कर सकते, वरना मैं आपके 3 दिन क्यों लगाऊं इसमें 3 दिन लगने की वजह है, कारण है, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। और इसका सेक्शन है 24B। U/S का मतलब होता है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। हमें आज की क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है, ये वाला, और जितना मैं आज समझाऊंगा वो समझ में आ जाए काफी है आपको। मैं बेटे ये नहीं पढ़ा रहा आपको, ये नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं पढ़ा रहा। अगर गौर से देखो तो इस चैप्टर में हमको 4 चीजें सीखनी है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 चीजें अगर हम सीख लें चैप्टर आ गया हमको। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी आ गई हमको। तो हमको ये सीखना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 4th टॉपिक। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट 2 बताने जा रहा हूं। मेरा आज का मेन उद्देश्य बस ये सिखाना है बेटे, क्योंकि हम एक क्लास में जब तक एक पॉइंट को क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकते। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक क्लास में कर लेंगे या 2 क्लास में या 3 क्लास में। जब ये पूरा हो जाएगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू देख लेंगे, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन। 4 चीजें सीखनी है, चैप्टर कंप्लीट। और जब हमें इनकम आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेट करना, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे पढ़ाने का क्या मैकेनिज्म होने वाला है वो थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना आपको शुरू हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका सेक्शन हम पढ़ेंगे 24 क्लॉज बी। ये सेक्शन है। थोड़ा सा पहले मैं डेमो दे देता हूं, इंट्रो दे देता हूं आपको, मेरे साथ लिखिए। इफ एन असेसी कहते हैं टैक्स पेयर को, टेक्स लोन, वो लोन लेता है फॉर कंस्ट्रक्शन, घर बनवाने के लिए या फिर परचेज करने के लिए या फिर रिपेयर कराने के लिए या रेनोवेशन कराने के लिए। रेनोवेशन, नई टाइल लगवा दी, नया पत्थर लगवा दिया, है ना, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज टूट गई है, छत खराब हो रही है, छत बदलवा दी, दीवार खराब हो गई है, एक दीवार सही करवा दी, उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई एसएससी लोन लेता है फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि ये 5 पर्पस हो गए। तो इनके लिए अगर कोई एसएससी लोन लेता है तो उस लोन पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट को वो अपने रेंट में से माइनस करके तब टैक्स देगा। अगर मोटा मोटा बात कहें तो ये है। देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन is allowed as deduction to compute taxable income। टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए हम इसकी डिडक्शन लेंगे। बेटे एक वर्ड है ये आपको 1-2 क्लास में परेशान करेगा, बट मेरी कोशिश होगी कि आज की क्लास के बाद ये आपको परेशान करना बंद कर दे। बेटे डिडक्शन का मतलब है जब आप किसी हेड की इनकम को कंप्यूट करते हैं तो इनकम कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है, अगर लॉ में ये कह दिया जाए कि इसको आप अपनी रिसीप्ट्स में से माइनस कर सकते हैं इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। तो इंटरेस्ट उसमें से एक डिडक्शन है। और ये कैसे मिलेगी? ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, इसको 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। अब बेटे हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी बोल सकते थे,
मैंने बता दिया कि कैपिटल को बोरो क्यों कर रहे हैं हम। इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे बेटे। एक का नाम होगा प्री एक्विजिशन, बस अभी आप लिख लो, समझा दूंगा मैं। सिर्फ 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं और आपको पूरी बात में समझा दूंगा। प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, और दूसरा होता है बेटे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। लिख लो बेटे मेरे साथ। यानी कि इंटरेस्ट को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे। एक का नाम है प्री एक्विजिशन पीरियड और एक का नाम है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो प्री एक्विजिशन का मतलब है मकान बनाने से पहले वाला पीरियड, और पोस्ट एक्विजिशन है मकान बनने के जो बाद वाला पीरियड है, वो पोस्ट एक्विजिशन है। ये जो प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट होगा, इसकी डिडक्शन हमें 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 का मतलब है असेसी को, इसकी डिडक्शन इंटरेस्ट की 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5 में। सर पहले तो हमें यही समझ में नहीं आया प्री क्या है और पोस्ट क्या है, तो बेटे बेफिक्र रहो ना, मैं समझाऊंगा। अगले 20 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। सर फिर दूसरा पॉइंट आपने ये रख दिया कि इसकी डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, ऐसा क्यों? बेटे वो भी मैं समझाऊंगा। आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बस क्लास को ध्यान से सुनना है, नोट करना है, और जहां मैं पूछूं मुझे जवाब देना है, आपको बात समझ में आ जाएगी। और ये जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाला इंटरेस्ट है, इसकी डिडक्शन बेटे एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरी मिल जाती है। बस इतना लिख लो और फिर बेटे मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। मुझे मालूम है ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी आपको, मगर अगले 20 मिनट में आपको एक एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। प्री क्या है, पोस्ट क्या है, 5 इंस्टॉलमेंट क्या है, और ये प्री और पोस्ट में बांटने की जरूरत ही क्यों है, ये भी समझ में आ चुका होगा 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल कराने के बाद। आगे चल रहा हूं बेटा मैं। एग्जाम्पल 1, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन करना चाहता हूं एग्जाम्पल कराने से पहले। आप बताइए आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा वो कौन सा होगा, बस ये बता दीजिए। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा वो कौन सा होगा? 21-22 नहीं बेटे, 20-21 नहीं अमृत भाई, अमृत बेटे 21-22 नहीं, भूपेंद्र 21-22-23 नहीं, 21-22 प्रीवियस ईयर होगा। 21-22 भूपेंद्र असेसमेंट ईयर 22-23 होगा। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो सही जवाब है 21-22। बेटे ये वाली बात समझ में आई मेरी? तो जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए करेंगे, और अगर आप यहां 22-23 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट बेटे फिर प्रीवियस ईयर नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 एक बात है। अगर आप लोगों को जिन्होंने गलत जवाब दिया था उनको मेरी बात समझ में आई हो तो वो जवाब दें। मेरी बात अगर समझ में आई हो तो बताइए, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। ठीक, मतलब चल सकता हूं आगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर 21-22 आपके एग्जाम में ये आएगा, या असेसमेंट ईयर आप 22-23 बोल सकते हो, एक बात है। मगर इनकम वो प्रीवियस ईयर 21-22 की होगी जिस पर आपको असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स देना है, ठीक है। अब आगे की बात सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट अप्रैल 2015 को मिस्टर ए took loan of ₹10 lakh at the rate 12% per annum for construction of house property. हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया 1 अप्रैल 2015 को।
मिस्टर ए ने। बेटे आप जानते हैं ना ये वाला ईयर 1 अप्रैल 2015 हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है, सब लोग जानते हैं ये बात। ये हमारे प्रीवियस ईयर से बहुत पहले की डेट है। क्या ये सब लोग मानते हैं? आप लोग बताइए बेटे, आप लोग मानते हैं ये बात? जी, बच्चा कह रहा है यस मानते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर की डेट तो है ही नहीं बेटे, ये तो प्रीवियस ईयर से बहुत पहले की डेट है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए ये 1 अप्रैल 2015 का ईयर यहां पे समाप्त हो जाएगा यानी 31 मार्च 2016 को, और यहां से एक नया ईयर स्टार्ट होगा जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाएगा। 17 वाला 18 में समाप्त हो जाएगा, 18 वाला बेटे 19 में समाप्त हो जाएगा, 19 वाला 20 में समाप्त हो जाएगा, 20 वाला 21 में समाप्त हो जाएगा, और ये 21 वाला 22 में समाप्त हो जाएगा। और आपके एग्जाम में यही वाला प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा। पहले बताइए इतनी बात क्लियर है जो मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको? अच्छा एक बात बताइए, आपने इस डेट पर लोन लिया बेटे, तो क्या सेम डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा? आज लोन लिया घर बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, कुछ महीने या कुछ साल लगेंगे घर बनाने में। तो देखिए क्या हुआ, ये वाला साल निकल गया, ये वाला साल निकल गया, ये वाला साल निकल गया, यहां जाकर घर बन के तैयार हुआ। यहां पर सपोज करिए 15 जून 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो बेटे मुझे बताइए आप सब लोग प्री एक्विजिशन पीरियड कहां से कहां तक होगा? प्री का मतलब है कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड, और पोस्ट का मतलब है कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पीरियड। तो आप लोग बताइए मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक होगा? आप बताइए, कोशिश करिए। मैं कह देता हूं यहां से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2015 से। आप बताइए समाप्त कहां होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? बच्चा कह रहा है यहां पर बिल्कुल 1 अप्रैल 2015 से। भूपेंद्र भाई 12 से नहीं 15 से, 15 है बेटा। ये यहां से स्टार्ट होगा और जनरली हम और आप लोग यही मानेंगे कि यहां पे समाप्त होगा इस जगह पर। लॉ कहता है नहीं, लॉ बोलता है नहीं, हमारी कॉमन सेंस कहती है यहां पर, बट लॉ कहता है यहां पर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये प्री का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट पूरा ये पोस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? पोस्ट। मैं एक एक बात का लॉजिक बताऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। देखिए अभी हमारी 48 मिनट की क्लास हुई है, 20 से 22 मिनट की क्लास हमारी रहती है। एक एक बात जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जवाब दूं मैं पूरा, बट आपको पेशेंस रखना होगा। बेटे आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला पीरियड तो यार प्री है, मास्टर कह रहा है पोस्ट है। बेटे टीचर नहीं कह रहा है पोस्ट है, लॉ में लिखा हुआ है। लॉ पता है क्या कहता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन हुआ है कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है बेटे 1920 में, 1920 में, लॉ कहता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर से जो पहले वाला ईयर है, पहले वाला ईयर कौन सा है? 18-19, उसकी जो आखिरी डेट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहां तक होगा। क्या कहता है लॉ? एक बार फिर रिपीट करता हूं। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो है 1920, उससे पहले वाला ईयर 18-19, उसकी आखिरी डेट तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। यह है लॉ की लैंग्वेज। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन हुआ है आपका, उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च है, बस वहां तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस डेट से जस्ट पहले वाली जो 31 मार्च है, वहां पर प्री एक्विजिशन पीरियड एंड हो जाएगा। बताइए मेरी बात समझ में आती है आपको लॉ के कंपैरिजन में? लॉजिक मैं बताऊंगा बेटे कि इसको प्री में क्यों नहीं लिया गया, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले प्री पोस्ट तो समझ लें।
तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाली 31 मार्च। ठीक है, तो यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो गया बेटे, यहां पे अगर देखें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या मैं कह सकता हूं 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? बोलो हाँ ना, यस नो कर दो बेटे अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताना भूपेंद्र, आप बताना बेटे, अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता इस पॉइंट पर, सपोज करो ये जून है, मई में कंप्लीट होता, तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तब भी यहीं तक रहता या नहीं? सेम रहता या डिफरेंट हो जाता भूपेंद्र? सेम रहता। अच्छा बेटे अगर बताओ 10 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता तब भी हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहीं तक रहता। अब आप सब बताना, अगर 31 मार्च को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता, 31 मार्च 2019 को, तो बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां पे समाप्त होता? सब लोग बताओ बेटे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां पे समाप्त होता? नहीं 31 मार्च 19 को ही, भूपेंद्र कह रहे हैं 18 को, बिल्कुल सही। जिस डेट पे मुस्कान बेटे, जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस डेट से पहले वाली 31 मार्च। अगर बेटे कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हुआ है तो उससे पहले वाली 31 मार्च ही है, फिर यहां तक होता प्री एक्विजिशन पीरियड। अच्छा बताना प्री एक्विजिशन पीरियड कब कहां तक होगा अगर कंस्ट्रक्शन यहां पे कंप्लीट हो, इस जगह पर? कहां तक कंप्लीट होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? मानते हो 31 मार्च 17 तक? और अगर यहां पे कंप्लीट हो इस जगह पर तो मानोगे 31 मार्च 2016 तक? यस और नो? यस। अच्छा बेटे यहां पे कंप्लीट हो इस जगह पर, अब बेटे आप अपने माइक का भी यूज कर सकते हैं अगर माइक ठीक है तो। फिर क्या होगा? नहीं अमृत बेटे नहीं, 31 मार्च 15 तो हो ही नहीं सकता, वहां तो लोन ही नहीं लिया था आपने। अगर इस डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो तो आप बोलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले 31 मार्च 15 आएगा, वहां तो बेटा लोन भी नहीं लिया था आपने। उम्मीद करता हूं अमृत मेरी बात समझ में आ गई है आपको। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? तो फिलहाल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 2019 तक है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। बेटे कितने लाख का लोन है? 10 लाख का। इंटरेस्ट का रेट 12%। यहां से यहां तक कितने साल बने? 4 साल। 4 साल का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, 4,80,000। ये 4,80,000 की डिडक्शन आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट यहां मिलेगी, दूसरी यहां मिलेगी, तीसरी यहां मिलेगी और 4th और 5th आने वाले 2 साल में और मिलेगी। मुझे बताइए अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? बताइए, मैं वेट करूंगा आप सब लोगों का। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? मैं वेट करूंगा बेटे। बेटे 15 जून से नहीं होगा अमृत, 15 जून से नहीं होगा। जब यहां पे प्री खत्म हो गया है तो यहीं से बोलिए आप 1 अप्रैल से, है ना? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक ये पोस्ट पीरियड है, और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये दूसरा पोस्ट पीरियड है, और 21-22 ये तीसरा पोस्ट पीरियड है। बेटे जब पोस्ट पीरियड की बात करेंगे ना तो अलग अलग ईयर की बात करेंगे, प्री में एग्रीगेट बात करेंगे। रीजन मैं बताऊंगा बेटे अभी आपको,
अभी मैं बताऊंगा आपको रीजन। मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बेटे मैं ये डार्क कर रहा हूं, ये जो मैंने डार्क किया है ना यहां से यहां तक, ये पोस्ट है बेटे। और इसके बाद ये जो दूसरा ईयर है ये भी पोस्ट है, और ये जो तीसरा ईयर है ये भी पोस्ट है। बट आप हमेशा एग्जाम के पर्पस के लिए जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां पे लिखेंगे वो आप अपना वाला जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो लिखेंगे बस। मतलब आप 19-20 नहीं लिखेंगे, 20-21 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेंगे 21-22। बताऊं क्यों? क्योंकि 21-22 की इनकम पर ही आपको टैक्स 22-23 में देना है। या आप बताइए 22-23 में 1-2-3 तीनों साल की इनकम पर टैक्स देना है या सिर्फ 21-22 की इनकम पर टैक्स देना है? बताइए आप। 3 साल की इनकम पर टैक्स देना है या सिर्फ लास्ट ईयर 21-22 की इनकम पर टैक्स देना है? जवाब दे रहा है बच्चा सिर्फ 21-22 की इनकम पर टैक्स देना है। तो जब 21-22 की इनकम लोगे तो डिडक्शन भी बेटे उसी ईयर की लो। क्यों? क्योंकि 19-20 की इनकम पर डिडक्शन मिल गई होगी 20-21 में, और 20-21 की इनकम पर डिडक्शन मिल गई होगी 21-22 में। अब जो 21-22 की डिडक्शन चाहिए हमको 22-23 में, तो सिर्फ 21-22 को देखेंगे, उससे पहले वाली ईयर को नहीं देखेंगे। अब पता है बच्चा क्या प्रोसेस करते हैं आप लोग एज ए स्टूडेंट? अच्छा, 21-22 का खर्चा देखेंगे, 20-21 का नहीं देखेंगे, 19-20 का नहीं देखेंगे, और उससे पहले वाले ईयर्स का देखेंगे। सर जी कैसी बात कर रहे हो, बीच में 2 साल छोड़ रहे हो और उससे पहले वाले ईयर आप ले रहे हो? हाँ बेटे बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। बेटे आप बताइए क्या इस ईयर में, इस ईयर में, इस ईयर में, इस ईयर में आपके पास मकान बन गया था, तैयार हो गया था, या बन रहा था? कंप्लीट या कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू था? आप बताइए। कंप्लीट था या कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू था? बन रहा था। बच्चे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, यानी कि यहां से यहां तक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जब बेटे हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं थी तो क्या यहां से यहां तक आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट किया होगा? बताओ आप, क्या इस ईयर से लेके इस ईयर तक आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट किया होगा? जवाब है नहीं किया होगा। तो जब नहीं किया होगा तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिली होगी। 15-16 के ईयर की डिडक्शन नहीं मिली होगी, 16-17 की डिडक्शन नहीं मिली होगी, 17-18 की नहीं मिली होगी, 18-19 की नहीं मिली होगी। इस ईयर में आपके पास मकान बन के तैयार हो गया, तो इस ईयर से आपको डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हुई। पहली बार आपको डिडक्शन 19-20 में मिली होगी, फिर 20-21 में, और अब 21-22 में। तो पोस्ट पीरियड अलग अलग देखे जाते हैं और प्री जो है वो एक साथ देखा जाता है, क्योंकि उसमें अभी मकान बन के तैयार नहीं हुआ था। अच्छा सर, तो यानी कि जो 4,80,000 है इंटरेस्ट, वो हमारा यहां से लेके यहां तक का है? हाँ बेटे। तो सर फिर इसको 5 इंस्टॉलमेंट में क्यों देंगे हम डिडक्शन? अभी मैं पहले ये कर देता हूं पूरा, फिर दोबारा बोलना शुरू करता हूं। तो बेटे आप बस मुझे ये बताओ 19-20 और 20-21 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? नहीं आएगी? अभी और एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगी आपको। फिलहाल जिसको आ रही है समझ में बताइए मुझको। 19-20 की कैलकुलेशन हम कंसीडर कर चुके होंगे असेसमेंट ईयर 20-21 में, और 20-21 की कैलकुलेशन को हम कंसीडर कर चुके होंगे 21-22 में, और 21-22 की कैलकुलेशन को अब कंसीडर करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भूपेंद्र बेटे आपको समझ में आ रही है बात? आकाश भाई कुछ चलिए मैं कंप्लीट करता हूं। बेटे आप इतना मानते हो ना आकाश, एक ईयर की इनकम पर नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना होता है, मानते हो ना? आप बताइए आकाश, यहां पे आपके पास मकान बन गया था या नहीं? बस इतना जवाब दीजिए आकाश। बन गया था। तो इस ईयर की इनकम पर ये हो गया प्रीवियस ईयर 19-20। तो बताओ इसका टैक्स असेसमेंट ईयर 20-21 में दे दिया होगा या नहीं? और जब असेसमेंट ईयर 20-21 में आपने टैक्स दिया होगा तो इनकम कंप्यूट की होगी, इनकम कंप्यूट की होगी तो डिडक्शन ली होगी।
तो जब इसकी डायरेक्शन पहले ले चुके हो तो अब दोबारा लोगे क्या? आप बताओ। मैं पोस्ट पीरियड की बात कर रहा हूं आकाश, नहीं लोगे। इसी सिमिलरली 20-21 की भी ले चुके होंगे असेसमेंट ईयर 21-22 में। बेटे अब जो असेसमेंट ईयर 22-23 में डिडक्शन लोगे वो कौन से ईयर की लोगे? 21-22 की। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस इस पर है, इन दोनों पर नहीं है। मगर इससे पहले वाले ईयर पर इसलिए फोकस है हमारा क्योंकि बेटे उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिली थी पहले जब मकान बन रहा था, क्योंकि डिडक्शन लेने के लिए मकान का होना जरूरी है। बोलो बेटे। आकाश, यहां से यहां तक की हमको अभी तक डिडक्शन नहीं मिली थी। मैं समझाता हूं, मैं पहले आंसर करा देता हूं फिर समझाता हूं। पहले मैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालता हूं। बस आप ये बताओ, क्या 10 लाख में से हमने कुछ भी वापस लौटाया है या अभी तक सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है? जवाब है आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटे पूरे 10 लाख रुपए पर 12% के रेट से आप 21-22 का इंटरेस्ट निकाल दो। ये निकल गया 1,20,000। अब समझना बेटे आप, डिडक्शन जो हमको मिलेगी अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, ये जो प्री वाला इंटरेस्ट है, प्री पीरियड इंटरेस्ट है, इसकी डिडक्शन मिलेगी दोस्तों 5 इंस्टॉलमेंट में। रीजन मैं बताऊंगा आपको। और ये जो पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट है इसकी डिडक्शन मिलेगी फुल, एक ही बार में पूरी डिडक्शन। प्री पीरियड इंटरेस्ट है 4,80,000, डिवाइड कर दीजिए 5 से। पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट है 1,20,000। बेटे इसको डिवाइड कर दो, 96,000 आएगा। 96 ये वाला और 120 ये वाला, 2,16,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में। पता है इसका क्या करना है 2,16,000 रुपए का? ये जो कैलकुलेशन थी ना आपकी पीछे, मैं दिखाता हूं ये वाली कैलकुलेशन। यहां पे आप 2,16,000 रुपए लिख दोगे। कौन से ईयर की कैलकुलेशन करते समय? असेसमेंट ईयर 22-23 की कैलकुलेशन करते समय 21-22 की डिडक्शन मिलेगी। यहां पे 2,16,000 रुपए लिख दोगे और अपनी इनकम में से माइनस करके जो इनकम बचेगी उसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाओगे। तो आप एक बार बताओ, ये वाला जो काम अभी आपने किया है ये वाला, ऐसा ही आपने 19-20 के लिए पहले ही कर लिया होगा या नहीं? आकाश, कर लिया होगा या नहीं 19-20 के लिए? और 20-21 के लिए भी कर लिया होगा। अब 21-22 के लिए कर रहे हैं क्योंकि ईयरली चलता है टैक्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। अच्छा, ये वाले जो ईयर थे 4 साल, इनकी डिडक्शन मिल नहीं पाई थी हमको इन 4 साल में, तो हमने कहा 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। कितना है इन ईयर्स का इंटरेस्ट? 480। हाँ, अमाउंट सेम होगा डिडक्शन वाला, सिर्फ प्री वाला। आकाश भाई, सिर्फ प्री वाला, पोस्ट वाला अलग हो सकता है। अगर आप लोन लौटा दें तो पोस्ट वाला अलग हो सकता है। ये जो 4,80,000 है इसकी डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में। 480 को 5 से डिवाइड करोगे 96,000 आएगा। वो 96,000 सबसे पहले इस ईयर में मिलेगा, फिर 96,000 इस ईयर में, फिर 96,000 इस ईयर में, फिर 96,000 अगले आने वाले 2 साल तक और मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ये जो मैंने बोला? अच्छा, मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, आप बताना। अगर इस डेट पर मैं ये 10 लाख रुपए की पूरी रीपेमेंट कर देता तो बताओ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती या नहीं होती? अमृत बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है? अमृत, अमृत बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जवाब दीजिएगा बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। आप इतना मानते हैं ना सब?
अगर यहां पे मैं पूरे 10 लाख की भूपेंद्र भाई पेमेंट कर देता तो इस ईयर में तो फिर कोई लोन आउटस्टैंडिंग बचता ही नहीं, और जब इस ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग ही नहीं होता तो पोस्ट पीरियड वाले इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती मुझको, सिर्फ प्री की मिलती 96,000। बेटे ये वाली बात बताओ सबको समझ में आई क्या जो मैंने अभी बोली है लास्ट में? और लोग भी बताइए। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गई सबको। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेटे यहां से यहां तक डिडक्शन नहीं मिल पाई, समझ में आता है बेटे, हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, 4,80,000 का इंटरेस्ट बनता है यहां से यहां तक, तो बेटे यहीं पे दे देते, 5 इंस्टॉलमेंट में देने की जरूरत क्या है, यहीं पे दे देते। क्वेश्चन पहुंच पा रहा है अब तक मेरा? यहीं पर 480 की डिडक्शन दे देते, 5 इंस्टॉलमेंट में देने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको एक जवाब देता हूं एक कहानी सुनाकर, सुनिएगा। आप लोग एक एयर कंडीशन खरीद रहे थे गर्मियों में एक शोरूम से, आप लोग, आपने 50,000 का एक एयर कंडीशन खरीदा, मैं इसी को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आपने 50,000 का एक एसी खरीदा, मेरे सामने आपने शॉपकीपर को 50,000 दिए, घर चले गए। शाम को मैं आपके घर पर आया, आऊंगा नहीं घबराओ मत, आपके घर पर मैं आया, आपने चाय मंगा ली, मेरे सामने आपका एसी इंस्टॉल हो रहा था। एसी जब इंस्टॉल हो गया तो आपने इंस्टॉलेशन करने वाले को 5,000 रुपए और दिए, 5,000। तो मैंने कहा और भाई आपने एसी कितने का खरीदा? तो आपने जवाब दिया 55,000 में। मैंने कहा यार झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने तो तुमने 50,000 दिए। कहने लगे सर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, 50,000 तो वहां दिए, 5,000 इसको दिए, और पहली बार किसी एसेट को यूज करने से पहले होने वाला खर्च एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। बताइए आप सबने ये बात पढ़ी है या नहीं? पुट टू यूज करने से पहले होने वाला खर्च एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो बताइए आपने मुझे सही बोला या नहीं कि 55,000 का एयर कंडीशन है आपका? हाँ, बच्चा कह रहा है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बिल्कुल बात, मेरी बात समझ में आती है। अगले साल गर्मियों में मैं फिर आया आपके यहां, आप उसी एयर कंडीशन में गैस डलवा रहे थे और मेरे सामने उसको 3,000 रुपीज आपने गैस डालने वाले को दिए। मैंने बोला अच्छा अब तो आपका एसी 58,000 का हो गया। आपने कहा सर जी आपको कुछ आता वाता है नहीं, 58 का क्यों हो गया? एसी 55,000 का है। मैंने कहा यार पिछली बार तो तुमने 5,000 जोड़ दिए थे, अब 3,000 नहीं जोड़ रहे। बताओ मैं गलत कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? हाँ या ना, मेरी बात गलत है या नहीं? बताइए मेरी बात, मुझे 55,000 में 3,000 ऐड नहीं करने चाहिए, गलत कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल गलत कह रहा हूं। तो 5,000 इसलिए ऐड करे क्योंकि वो एसेट को यूज करने से पहले होने वाला खर्च है, उसका नेचर है कैपिटल नेचर। और 3,000 को इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि उसका नेचर है रिवेन्यू नेचर। अब आप देखिए जरा गौर से, इस ईयर से पहले भूपेंद्र भाई, इस ईयर से पहले क्या आपके पास यहां से यहां तक मकान था क्या? जवाब है नहीं। तो यहां से यहां तक इंटरेस्ट का जो खर्चा आपका हुआ है, एक्सपेंडिचर जो आपका हुआ है, उसका नेचर है कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर की डिडक्शन एक बार में नहीं मिलती, इसलिए उसकी डिडक्शन लॉ मेकर्स ने 5 बार में दी है। क्या मेरा ये 5 का लॉजिक आपको समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि 5 क्यों है? कोई पूछे कैसा क्यों है, प्री की डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में क्यों मिलती है, तो कहना कैपिटल नेचर का है वो। हाँ, पूछने वाला आपसे ये पूछ सकता है 5 ही में क्यों, कहना लॉ मेकर की मर्जी है, 3 में कहते हम 3 में डिडक्शन ले लेते, 7 में कहते हम 7 में ले लेते। लॉ मेकर्स का मानना है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 साल में होता है, और इनकम टैक्स लॉ में ज्यादातर जहां पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमोर्टाइजेशन हुआ है वो बेटे 5 साल में हुआ है, 5 साल
सफिशिएंट माना जाता है। कैपिटल गुड्स की लाइफ मानी जाती है 5 साल। बेटे अमृत कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बेटे आप बताइए यहां से यहां तक का जो खर्चा है इंटरेस्ट का, वो मकान बनने से पहले अमृत खर्चा है या नहीं? अमृत बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, तो बेटे वो कैपिटल नेचर का हुआ ना। जैसे वो इंस्टॉलेशन का खर्चा एसी का कैपिटल नेचर का था, ऐसी इंटरेस्ट भी कैपिटल नेचर का हुआ। यस और नो? अमृत यस। तो बेटे कैपिटल नेचर के खर्चे की डिडक्शन 480 की एक साल में कैसे मिल सकती है? कभी भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में एक साथ डेबिट होते हुए देखा है? बिल्डिंग खरीदते हो, बिल्डिंग डेबिट करते हो या उसका डेप्रिसिएशन? अमृत बिल्डिंग डेबिट करते हो या डेप्रिसिएशन? आप जवाब देंगे अरे बिल्डिंग नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्डिंग कहां आता है बेटे? डेप्रिसिएशन आता है। हाँ ठीक है, वो गलती से लिख दिया उन्होंने। डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, तो कैपिटल नेचर का है ना। तो ये कैपिटल नेचर का है इंटरेस्ट 4,80,000, इसलिए इसकी 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन। पहली डिडक्शन यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी अगले साल, पांचवी अगले साल। अभी मैं बेटे 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, समझ में आ जाएगी बात आपको, टेंशन मत लो। फिर मैं आपसे पूछूंगा। फिलहाल ये बताओ समझ में आ रहा है? कोई पूछे कि प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में क्यों मिलती है, क्या जवाब दोगे? कैपिटल नेचर है। इज इट ओके? चलिए मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल और लिखता हूं आपके सामने और बात पूरी हो जाएगी हमारी आज की क्लास। एग्जाम्पल 2, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। आप इसको ये भी बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23, एक ही बात है। आइए मैं आपको कराता हूं। लोन लिया है यहां पर 10 लाख का एट द रेट 12% पर एनम। ये वाला ईयर समाप्त हो गया यहां पर, ये ईयर समाप्त हो गया यहां पर, फिर ईयर समाप्त हो गया 19 में, 19 वाला 20 में, 20 वाला 21 में, और ये आ गया हमारा प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ बेटे यहां पर 15 मई 2019, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। बेटे अब आप लोग जवाब देंगे जो मैं पूछूंगा। बताओ बेटे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक है? आप सब कहेंगे 1 अप्रैल 2016 से है, और बेटे कहां तक है बताना जरा। बेटे बताना कहां तक है? 31 मार्च 2019 तक, बिल्कुल। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, यहां तक है। क्यों है यहां तक वो मैं रीजन अभी बताऊंगा, इसी एग्जाम्पल में बता दूंगा। बेटे मान लो यहां पर आपने 5 लाख रीपेड कर दिया है, लोन रीपेड। तो क्या अब मैं आंख बंद करके पूरे 10 लाख पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, या ऐसा करूंगा कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट 10 लाख पर और इस वाले ईयर का इंटरेस्ट 5 लाख पर? नहीं समझ में आए तो बेटे बोल देना। 10 लाख पर 12% के रेट से 2 साल का इंटरेस्ट, प्लस 5 लाख पर, 5 लाख तो लौटा दिए ना जिससे लोन लिया था उसको, 12% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट। बेटे अगर समझ में आई हो तो बात बताना मुझको। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 3 लाख, आप कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ गई है तो यस नो कर दो बेटे।
ठीक है, नहीं आई भूपेंद्र, कोई बात नहीं बेटे। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 10 लाख का लोन है, यहां से यहां तक 10 लाख लोन है, तो 2 साल का तो इंटरेस्ट लगेगा 10 लाख पर। यहां पे जब 5 लाख आपने वापस कर दिए जिससे लोन लिया था, तो यहां से यहां तक तो लोन आपके ऊपर 5 लाख बचा ना बाकी का, तो 5 लाख पर इंटरेस्ट दोगे। 2 साल कैसे आए बेटे, ये हो गए ना 2 साल, 1 साल 2 साल। भूपेंद्र और अमृत बताओ, समझ में आई बात क्या? अमृत, ठीक है, क्लियर है ना? कोई बात नहीं समझ में आया करे तो पूछ लिया करो। ये 3 लाख आ गया। इस 3 लाख की डिडक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, सब लोग बताओ। सब लोग 5 में, बिल्कुल 5 में, 5 में। बताओ वो 5 का जो पहला ईयर होगा वो कहां से शुरू होगा? पहली बार इसकी जो 60,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, 3 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 60,000। वो कहां से मिलनी शुरू होगी डिडक्शन? यहां से, इस ईयर से। अमृत बेटे किसी डेट से नहीं मिलती है डिडक्शन, डिडक्शन ईयर की होती है। तो मैं जैसे पूछूं ना आगे से, तो आप बोलना 19-20 में मिलेगी सबसे पहले डिडक्शन, ना कि 31 मार्च 19। आप बोलोगे 19-20 में मिलेगी डिडक्शन। और दूसरी बार कब मिलेगी? 20-21 में। तीसरी बार 21-22 में। चौथी बार बताओ कौन से ईयर में मिलेगी? 4th टाइम। आकाश भाई बता रहे हैं 22-23 में मिलेगी। और बेटे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कौन से ईयर में मिलेगी? 5th 23-24 में। सिंपल, 23-24 में मिलेगी। अच्छा, अब आप बताइएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा वाला लूं? देखो ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है जिसको मैंने डार्क किया हुआ है, ये पोस्ट है, ये बेटे ये पोस्ट है, मानते हो ना? और ये भी पोस्ट है इसके आगे, और ये भी पोस्ट है। मगर हमारे एग्जाम में या कैलकुलेशन में कौन सा वाला आएगा? मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। 19-20, हाँ बेटे 19-20 सारा पोस्ट होगा। क्यों होगा मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं इसी एग्जाम्पल में। हाँ 19-20 बेटे सारा पोस्ट होगा, सारा। क्यों होगा बेटे मैं बताऊंगा, मगर होगा सारा। 20-21 भी पोस्ट है, 21-22 भी पोस्ट है। अब बताइएगा बेटे 21-22 में कितना लोन आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर? कितना लोन आउटस्टैंडिंग है? 5 लाख। तो 5 ही लाख रुपए पर इंटरेस्ट दोगे बेटे अब 21-22 में आप, और डिडक्शन भी 5 ही लाख रुपए पर मिलेगी। कितना बनेगा? 60,000 रुपए। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की। तो डिडक्शन आपकी बनेगी अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, प्रीवियस ईयर क्लॉज बी, प्रीवियस ईयर 2021-22 के लिए, 21-22 के लिए जो प्री पीरियड वाला इंटरेस्ट है 3 लाख, इसकी डिडक्शन मिलेगी बेटे 5 इंस्टॉलमेंट में। और ये जो पोस्ट वाला है इसकी डिडक्शन मिलेगी फुल। दोनों मिला के आ जाएगा 1,20,000 रुपए। और ये 1,20,000 रुपए उठाकर आप यहां पर लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा आपकी रेंटल इनकम में से, और तब आएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। मेरा आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन है, जैसे ये 5 लाख रुपए यहां रीपेड किए थे आपने, अगर ये 5 लाख और यहां पर रीपेड कर देते, यहां पे 5 लाख और दे देते, तो बताओ यहां पर कितने रुपए पर कैलकुलेशन होती है? 0 पर। तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि पोस्ट पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब लोन आउटस्टैंडिंग हो आपके पोस्ट पीरियड में। बताओ ये कंक्लूजन निकाल सकते हो या नहीं?
इंपॉर्टेंट नोट, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट is to be computed only if loan is outstanding in post period। और आपका जो पोस्ट पीरियड आपके एग्जाम के लिए वो लिखवा रहा हूं मैं 21-22। If loan outstanding equals to nil, लोन है ही नहीं, in previous year, then post period interest shall not be computed। बताइए दोनों नोट आपको समझ में आ गए? ये नोट समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, अब आइए बेटे मैं कुछ बातें करता हूं आपसे कॉन्सेप्चुअल। ये तो कैलकुलेशन वाली बातें थी, आइए थोड़ा दिमाग को फ्रेश करते हैं। बेटे इस एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट 15 मई थी, है ना बेटे। यहां से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1 अप्रैल से, यहां पे हमने कहा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। हमें या आपको कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि कंस्ट्रक्शन 15 मई को ही कंप्लीट हुआ है? ये कैसे पता चलेगा? क्या उस दिन, जिस दिन घर में हम अपने रिश्तेदारों की दावत करेंगे उस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट माना जाएगा, या जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा हो जाएगी उस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट माना जाएगा? बेटे ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कंस्ट्रक्शन इसी डेट पर कंप्लीट हुआ है? आइडिया है कोई? आप अलग अलग जवाब देंगे, जैसे हम जिस दिन से रहना शुरू कर देंगे। तो बेटे मैंने तो ऐसा बहुत सारे घर देखे हैं बनते हुए कि लोग बाग उसमें रह भी रहे हैं और घर भी बन रहा है, तो ये तो कोई मापदंड नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम तो है ना। अभी तो आपने मेरी फ्लो में सुन लिया कि ये कैसे, मैंने कह दिया इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, आपने मान लिया। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें समझना पड़ेगा ना कि 15 मई को ही ये क्यों कहा गया कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। बेटा मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जी सर आ रहा है। अब बेटे ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारे गली मोहल्लों में मकान बनाए जाता है जिसको कहा जाता है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो सुन लीजिए उसके लिए ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। सिर्फ उन्हीं मकान के लिए, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए डिडक्शन मिलेगी जो कंस्ट्रक्शन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस हो। जहां पर भी आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान, दिल्ली, जहां भी रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई नगर पालिका या लोकल अथॉरिटी होती है। जैसे दिल्ली के अंदर है एमसीडी, तो यहां पर कोई भी मकान बनाएगा तो पहले एमसीडी से नक्शा पास कराएगा, फिर मकान बनाए वो। तो हम उन्हीं मकानों की बात कर रहे हैं जो नक्शा पास होने के बाद मकान बनते हैं। सपोज करो इस व्यक्ति ने नक्शा पास करा के मकान बनाया और मकान कहीं यहां पर इसके आसपास या तो 30 मार्च को या 31 मार्च को या 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को बनके तैयार हो गया था मकान। तो ये अब जाएगा अपने उस ऑफिस में जहां से इसको परमिशन मिली थी मकान बनाने की, और उनके पास जाके कहेगा कि सर मुझको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे दो। क्या दे दो? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दे दो कि मैंने मकान आपकी अनुमति के अनुसार बना दिया है। क्योंकि अगर मकान अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं बना होगा तो जब चाहे गवर्नमेंट उसको तोड़ सकती है। आपने देखा भी होगा अपने गली मोहल्लों में या शहर में कोई एक मकान
एमसीडी वाले आए, पुलिस आई साथ में और तोड़ के चले गए। बोलो जानते हो या नहीं ये बात? ऐसा देखा है आपने कहीं होते हुए? नहीं देखा है तो फिर मैं कहीं पर फोटो खींच के आप लोगों को भेज दूंगा कि देखो ये टूटा हुआ पड़ा है मकान, ये एमसीडी वाले तोड़ कर गए। मानते हैं ना ये बात? बेटा मानते हैं ये बात? तो इलीगल कानून, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए ये नहीं है, लीगल के लिए। और लीगल के लिए आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया इस डेट के आसपास, या तो थोड़ा पहले, या 31 मार्च को, या 1-2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। सपोज करो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 2 अप्रैल को, तो आप गए ऑफिस में, कहा कि हमें दे दो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। इन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर आएगा और वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके बताएगा कि आपने कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया है या नहीं। हमने कहा ठीक है आ जाओ। 2 अप्रैल को हम गए थे, 15 अप्रैल को वो आया, उसने आके देखा और कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए और बोला पहले इनको ठीक करो फिर सर्टिफिकेट देंगे। बेटे 15 अप्रैल को वो आया, अप्रैल में और 10 मई तक हमने वो काम करा लिए जो जो उसने हमारे मकान में कमियां बताई थी। हम फिर गए उसके पास और हमने कहा सर जो आपने कहा था वो हमने काम करा लिया है, प्लीज आके देख लो और हमें सर्टिफिकेट दे दो। बेटे वो आया 15 मई को और हमें सर्टिफिकेट दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का लोकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मिल जाए। बताइए ये बात समझ में आ रही है? अब ये बातें जो मैं अब बोलूंगा आपसे ये बुक में नहीं लिखी हुई हैं। ये बात जो मैंने बताई आपको समझ में आई बेटे? तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस दिन माना जाएगा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का क्या मिल जाए? सर्टिफिकेट। अच्छा जब वो आया था ना हमारे यहां तो बेटे उसने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए थे। वो ऑब्जेक्शन पता है क्या क्या है? एक ऑब्जेक्शन तो हो सकता है, हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिलेगा अथॉरिटी से उस दिन माना जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा वैसे बेटे एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था या नहीं? डॉक्यूमेंटेशन ही तो नहीं हुआ था ना? यस नो करो बेटे, है ना? अब एक बात बताना आप सब, भूपेंद्र भाई, कंस्ट्रक्शन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, सर्टिफिकेट यहां मिला है। गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि सर्टिफिकेट मिलने में इसको समय लग सकता है, इसलिए अब आप बताइए ये वाला पीरियड प्री में आना चाहिए या पोस्ट में? अब आप बताइए सब लोग। कंस्ट्रक्शन हो चुका है पहले ही, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अब आप बताइए कि ये रियलिटी में प्री का पार्ट है या पोस्ट का पार्ट है? बेटे प्री का क्यों है? जब यहां पे सर्टिफिकेट ही तो नहीं मिला था ना, कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका था। बेटे मकान तो बनके तैयार हो चुका था, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। और गवर्नमेंट जानती है इस बात को कि लीगलिटी में थोड़ा समय लग सकता है, टेक्निकलिटीज में समय लग सकता है, इसलिए कह दिया कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा ठीक उससे पहले वाली 31 मार्च। ऐसा भी हो सकता था कि प्रैक्टिकली आपका 28 मार्च को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता प्रैक्टिकली, मगर सर्टिफिकेट यहां मिला। तो अब आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अलग अलग कानून तो बन नहीं सकता, तो सबके लिए एक कानून बनाया कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे पहले वाली 31 मार्च तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट माना जाएगा, प्री पीरियड माना जाएगा। इसलिए इस वाले पीरियड को भी प्री की जगह पोस्ट में काउंट किया जाता है, क्योंकि रियलिटी में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यहां तक तो सर्टिफिकेट मिला है आपको। क्या मेरी बात समझ में आई बेटे आपको? मुस्कान बेटा ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? तो बेटे ये पीरियड सिर्फ लीगलिटी की वजह से प्री में चला गया, रियलिटी ये थी कि मकान बन चुका था और गवर्नमेंट ने इस बात को माना और कहा कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट है उससे पहले वाली 31 मार्च तक प्री लो और इसको भी पोस्ट में डाल दो।
बताओ बेटे, अब ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा पीरियड पोस्ट में क्यों आएगा? जवाब है हाँ, हमारे समझ में आ रहा है। किसी बच्चे के नहीं समझ में आया हो तो बताइए। ठीक है, तो मैंने 5 साल में क्यों डिडक्शन मिलती है उसका जवाब दे दिया, पोस्ट में क्यों है उसका जवाब दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं ये ऑब्जेक्शन क्या क्या लगा सकता है। नंबर 1, आपने मकान एज पर द नक्शा, एज पर द डिजाइन नहीं बनाया। दिल्ली में बहुत सारे मकान बनते हैं, नीचे पार्किंग पास होती है, मगर बाद में वो क्या करते हैं, मकान बना के जब नक्शा पास हो जाता है मकान बना देते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस पार्किंग को खत्म करके दुकानें बना के बेच देते हैं। ये गैर कानूनी हो गया। अब तो नक्शे से घर बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर बिजली पानी का कनेक्शन हो। और नंबर 3, घर के ऊपर दरवाजा लगाओ, कुंडी लगी हो, कुंडी, ताला लग सकता हो, लॉक लग सकता हो। ये 3 काम है बेसिक। अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट दे देगी। अब आप खुद बताओ, क्या इन 3 काम की वजह से कोई रहना छोड़ देगा घर के अंदर, यूज करना छोड़ देगा? जवाब है नहीं। तो गवर्नमेंट जानती थी कि घर यहां तक कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? 3 जो काम मैंने बताए वो भी क्लियर है। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, आने वाली क्लासेस में मैं लिखवा दूंगा ये सब बातें। अगर इतनी क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूं। और मैं लास्ट 3-4 मिनट की मेरी क्लास है, 3-4 मिनट के बाद मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा। भूपेंद्र भाई, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? भूपेंद्र भाई, ठीक। अब बस लास्ट है हमारा एग्जाम्पल, क्लास ओवर। उसके बाद फर्स्ट अप्रैल 2013 को लोन लिया 20 लाख का एट द रेट 12% पर एनम। ये ईयर समाप्त हो गया 31 मार्च 14 को, ये 15 में समाप्त हो गया, फिर 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। यह है हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां आपने लोन लिया, यहां पर 15 जुलाई 2014 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। मेरी बात सब लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आप जवाब दे देंगे नहीं हमारे समझ में नहीं आई। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां से यहां तक होगा। जी सर, यहां से यहां तक होगा, मान लिया आपकी बात। 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 14 तक एक ही साल है। 20 लाख रुपए पर 12% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट, ये बना 2,40,000। बेटे 5 लाख रुपए रीपेड कर दिए, यहां लोन रीपेड, वापस लौटा दिया। रीपे का मतलब होता है वापस कर देना। 5 लाख यहां रीपे कर दिए, 5 लाख यहां रीपे कर दिए। बताइए कितना रीपे अब तक कर चुके हैं? कितना रीपे कर चुके हैं? 15 लाख। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर 21-22 में बताओ कितने लाख पर निकलेगा? 20 में से 15 वापस कर चुके आप, तो 5 लाख पर निकलेगा, है ना। 5 लाख पर 12% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट, 60,000 रुपए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हम डिडक्शन निकाल रहे हैं। जो ये प्री वाला इंटरेस्ट है इसकी डिडक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में। और जो पोस्ट वाला है इसकी डिडक्शन फुल, है ना। प्री वाला का अमाउंट कितना बनेगा? 48,000। पोस्ट वाले का कितना बना? 60,000।
टोटल मिला के कितना बना? 1,08,000। बताइए बात समझ में आई? तो जवाब सुनिए बेटे, जवाब अगर समझ में आई है तो बताओ बेटे। पहले बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गई आप सब लोगों को? खत्म कर रहा हूं बेटे बस क्लास। बेटे गलत है ये आंसर, गलत है ये आंसर जो मैंने कराया अभी आपको। आपको समझ में आ गया? गलत कराया बेटे मैंने आपको। पूछिए कैसे, पूछिए क्या गलती हुई है, बताऊं बेटे मैं क्या गलत है इसके अंदर? बेटे बताऊं, सुनिएगा क्या गलती है इसके अंदर। बेटे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में, ये वाली सिर्फ 60,000 की डिडक्शन मिलेगी पोस्ट वाली, बस ये पोस्ट वाली मिलेगी। पूछो क्यों नहीं मिलेगी, बताता हूं। 2,40,000 को 5 से डिवाइड करोगे 48,000 आएगा। सबसे पहले 48,000 की डिडक्शन इस ईयर में मिली होगी, फिर 48 की दूसरी बार यहां मिली होगी, तीसरी बार यहां मिलेगी, चौथी बार यहां मिलेगी, पांचवी बार यहां मिलेगी। तो 5 ही इंस्टॉलमेंट में तो मिलती है, कोई जन्मों जन्मों का साथ थोड़ी है कि मिलती ही रहेगी। बेटे 5 बार मिल तो गई। बोलो बेटे ये बात समझ में आई हो तो? बेटे 5 ही तो इंस्टॉलमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन मिलती है। 48 48 48 48 48 मिल तो गई पूरे 240 की। यहां नहीं मिलेगी अब ना, यहां मिलेगी, यहां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्री पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलती है जहां पर प्री पीरियड खत्म हुआ है वहां से लेकर हमारे प्रीवियस ईयर तक अगर 5 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। भूपेंद्र भाई नहीं समझ में आई मेरी बात? आपने स्माइली लगा के भेजी है, ये इमोजी लगाया है, मैं मीनिंग नहीं समझा। भूपेंद्र आ गया समझ में? क्लियर है मेरी बात बेटा? तो मैंने कोशिश की है आज आपको जो मैं पढ़ाऊं उसको लॉजिक के साथ बताऊं। अदरवाइज कैलकुलेशन बता दिया जाता है, 5 इंस्टॉलमेंट का कारण नहीं पता होता बच्चों को। ये नहीं पता होता कि वो ये वाला पीरियड प्री में क्यों नहीं आया, पोस्ट में क्यों आया। मैंने कोशिश की है बताऊं, आगे चलकर आने वाली क्लास में मैं लिखवा भी दूंगा। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला, ये कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, मैं आज नहीं लिखवाऊंगा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके प्रीवियस ईयर में और जहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर 5 साल से ज्यादा का गैप हो, मुस्कान बेटे 5 साल से ज्यादा का गैप है इन दोनों के बीच में, प्री की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों बेटे? प्री का 48 48 48 48 48 5 बार मिल गई मुस्कान डिडक्शन। तो 48 इंटू 5 कितना? 240। 240 की डिडक्शन यहां तक मिल गई। तो मुस्कान बेटे प्री की क्यों मिलेगी, बस पोस्ट पोस्ट की मिलेगी। मुस्कान ठीक। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं मुस्कान, यहां पे 5 लाख और रीपेड कर दिए जाते, जैसे 5 लाख 5 लाख 5 लाख 31 मार्च 21 को पे कर दिए जाते 5 लाख और, तो बताओ फिर डिडक्शन कितने की मिलती? 0। क्या कह रहे हैं अमृत भाई? नोट का लास्ट पॉइंट लिखाना रह गया था, एक बार दो। हाँ मैं दिखा दूंगा बेटे, वो दिखा दूंगा। मेरी बात क्लियर है? तो अगर प्री पीरियड में और प्रीवियस ईयर 21-22 में 5 साल से ज्यादा का गैप हो तो प्री पीरियड की इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यहां पर प्री पीरियड समाप्त हुआ था आपका, देखना जरा यहां से यहां तक कितना गैप है, 1 साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल है। तो 5 साल के अंदर अंदर आ रहा है, इसलिए प्री पीरियड की डिडक्शन मिल रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल, 5 साल के अंदर आ रहा है इसलिए प्री। अगर ये होता मान लो 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर, डिडक्शन नहीं मिलती। इसलिए इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3 में प्री वाले की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सबको अगर क्लियर हो तो हाँ कर दो, बाकी अमरीत जी ये देख लो आप, सबको अगर क्लियर हो तो बता दो मुझको। मजे से बढ़िया समझ में आया आप लोगों को? आप लोग हमें जो भी, तो दोस्तों आज की हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।
कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।